सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है अभी तुम्हारे पास। तो लगे रहिए और बच्चों कोई भी डाउट होता है तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मैं आपको आपका डाउट ज़रूर क्लियर करवाऊँगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें? लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारे पास केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज़ होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री। अभी तक जो हमने केमिस्ट्री पढ़ी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ये सब पढ़ी है ना, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों हम बात करते हैं फिजिक्स की कुछ थ्योरीज, कुछ आइडियाज, उनका इस्तेमाल करके हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। और जिस केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी की जाती है, उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यानी आज से तुम्हारे क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ से तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। सो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। तो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा आपके घर में या आपके कमरे में अगर कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, मान लेते हैं आप एक रूम पे बैठे हुए हैं, तो उस रूम में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो बनी हुई हैं, वो सब किसकी बनी हुई हैं? वो सब कार्बन की बनी हुई हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में देखो थिंग्स क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, थिंग्स मेड ऑफ मेटल। देखो पेन जो है मेटल का बना है, नाइफ भी मेटल की बनी हुई है। थिंग्स दैट मेड ऑफ ग्लास, प्लेट्स हो गया, ग्लास हो गया, हमारे पास जार हो गए, अदर्स जैसे कि पेपर, क्लॉथ, वुड, कोई भी चीज़ें आस-पास जो आपको दिख रही हैं, उनमें क्या प्रेज़ेंट होता है उनमें? उनमें प्रेज़ेंट होता है बच्चों कार्बन। तो कार्बन यानी हर जगह है, कार्बन हर जगह है, हर एक चीज़ में कार्बन पाया जा रहा है। तो इसी वजह से कार्बन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन है? हमें कैसे पता चलेगा कि उन चीज़ों के अंदर कार्बन है? उसका एक सबसे बेहतरीन मेथड है कि हम क्या करें, उन कंपाउंड्स को, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, उसको जला के देखते हैं। तो मैंने अगर क्या किया बच्चों, कोई भी चीज़ ली मैंने जिसके अंदर कार्बन है, उसको जब मैं जलाऊँगा, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन जलता है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज़ होती है। कौन-सी गैस रिलीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज़ होती है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम सबको पता है टेस्ट फॉर CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट? लाइम वाटर टेस्ट होता है बच्चों। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है? हमें क्या करना होता है? हमें लाइम वाटर में क्या पास करनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी होती है। तो जो लाइम वाटर, इसको हम स्लिक्ड लाइम भी कहते हैं। इसमें अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करूँगा, तो क्या बनता है? होता क्या है? ये जो लाइम वाटर है, ये मिल्की हो जाता है बच्चों। कैसा? मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसका फ़ॉर्मेशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फ़ॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फ़ॉर्म होने की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता है। तो ये हमें बता देगा कि मेरे पास जो मैंने गैस उसमें डाली है, इसमें लाइम वाटर में, वो कौन-सी गैस है? CO2 गैस है। ठीक? तो ये होता है तरीका कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने का। ओके? तो कह रहा है फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, मेडिसिन्स, बुक्स, मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट्स कॉल्ड कार्बन। जो हर एक चीज़ में क्या कह रहा है? कार्बन प्रेज़ेंट है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेज़ेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट मीगर। कह रहा जो कार्बन का अमाउंट है वो बहुत कम है हमारे अर्थ में। चाहे मैं अर्थ क्रस्ट की बात करता हूँ या एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ, दोनों में जो कार्बन का अमाउंट है वो बहुत कम है। अर्थ क्रस्ट में बच्चों 0.02% कार्बन पाया जाता है और किस फॉर्म में होता है? लाइक मिनरल्स की फॉर्म में, जैसे कि कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब के फॉर्म में पाया जाता है कार्बन। बाकी एटमॉस्फेयर में सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में पाया जाता है और कितना परसेंट? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है कार्बन। तो कह रहा है इतना कम अमाउंट होने के बाद भी, कार्बन का इतना कम परसेंटेज होने के बाद भी, वो हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास पहली हेडिंग है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। खैर बच्चों, इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था? एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने
एक कंपाउंड बनाया था, उस कंपाउंड का नाम है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो कौन-सा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड। तो हमने ये जो चैप्टर है, ये हमने थर्ड चैप्टर में ये सब चीज़ें हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी है? थर्ड चैप्टर में पढ़ी है। तो आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और ये क्या करते हैं बच्चों? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट में। ये सब चीज़ें हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी हैं। इसके नोट्स भी मैं कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे वीडियोज़ भी मैं ले आऊँगा। ठीक है? तो हमें तो कार्ब आयनिक कंपाउंड है, हमें तो कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। कार्बन के अंदर लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कह रहा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनमें करंट फ्लो नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, इसका कारण हम आगे जानेंगे। दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी लो। क्यों होता है इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है? ये सब भी चीज़ मैं आगे बताऊँगा। क्यों? क्योंकि बच्चों द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है? और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। तो 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आयंस नहीं होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा लो होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम होता है। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है। ठीक है? सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि कार्बन के बारे में पहले ये तो पता चले हमें कि कार्बन होता क्या है? कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? तो कार्बन बच्चों नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर ये Z से रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो क्या आएगा? 2, 4 यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि इसके नियरेस्ट अगर मैं देखूँ, इसके नियरेस्ट का जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो अपने नियरेस्ट का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना चाहेगा। यानी कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा या 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। In case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. यानी कार्बन के पास 2 ऑप्शन है। क्या? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज़ करे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन करे। 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कार्बन के पास 2 तरीके हैं। तो ये क्या करेगा? देखते हैं बच्चों। ज़रा मान लेते हैं कि इसने क्या किया, इसने इट कुड गेन पहला इसने काम किया, इट कुड गेन ये हम मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि कार्बन ने क्या किया कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, गेन कर दिए। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जितने एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान से सुनना। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अब कार्बन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब कार्बन ने गेन करना मतलब ऐड होना, इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए। जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन C4 नेगेटिव एनायन बनाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, ये कंडीशन होगी। अब होगा क्या बच्चों, ध्यान से सुनना। कार्बन कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें तुमने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, तो यानी कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज
4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, कैसे कि 6 प्रोटॉन तो ऑलरेडी न्यूक्लियस के पास है और तुमने ऐड कर दिए 10 और इलेक्ट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएँगे। इसकी वजह से कार्बन क्या नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं लेगा। इसको समझो, मान लेते हैं एक क्लास में 6 शरीफ बच्चे थे और 10 बहुत ही शरारती बच्चे उस क्लास में एंट्री कर लिए। तो क्या होगा? तो 10 शरारती बच्चे जीना हराम कर देंगे, है ना? समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो दूसरा केस देख लेते हैं। पहला केस तो कार्बन नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा केस देख लेते हैं। मान लेते हैं कार्बन क्या करे, इट लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 कैटायन्स, यानी कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा बच्चों, ध्यान से देखना, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो लूज़ करने से उस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉज़िटिव चार्ज आ जाएगा। यानी अब उसने क्या किया, उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। एक प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो 6 ऑलरेडी प्रेज़ेंट हैं। क्या कह रहा है? बट इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन्स विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, अगर कार्बन से मुझे 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। और दूसरा, जो 6 प्रोटॉन हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में क्या होगा कि कार्बन जो होता है वो अनस्टेबल हो जाएगा अगर ऐसी कंडीशन बनेगी। तो ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। कार्बन क्या करेगा? तो कह रहा है कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। यानी ना कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, तो फिर क्या करेगा कार्बन? तो कार्बन करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। देखो भैया, देखो हमसे तो ना लेना देना हो रहा है, हम करेंगे शेयर और जिसको हमारे साथ रहना है वो रहेगा। और तुम्हें पता है कार्बन तो हर जगह प्रेजेंट है, यानी कार्बन हर किसी के साथ बना के चल रहा है भाई, हर किसी के साथ बना के चल रहा है कार्बन, समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, वही हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता क्या है। जब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा कंपाउंड बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड, या कोवैलेंट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है? तो कोवैलेंट कंपाउंड में हम बात कर रहे हैं कौन-कौन से हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो उनके अंदर बॉन्ड कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है? तो हमारे पास कौन-कौन से टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक? तो कौन-कौन से टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वो हम इसको यहाँ समझेंगे। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कौन-कौन से टाइप के होते हैं? पहला, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा, वो इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? सिर्फ़ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, हाइड्रोजन एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफ़रेंस है? अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, तो यानी वो अकेला है, और अगर हाइड्रोजन H2 कहीं पे लिखा है मैंने, तो इसका मतलब वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है। यानी हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है। हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। वो कभी एटम के फॉर्म में ऐसे अकेला प्रेज़ेंट नहीं होता है। ठीक है? तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 1 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ उसमें भी 1 आएगा। तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास? हाइड्रोजन के कितने एटम हैं यहाँ पे? 2 एटम हैं। तो होगा क्या बच्चों देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन,
दूसरा हाइड्रोजन है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको क्या करना है, इनको अपना जो नियरेस्ट जो नोबेल गैस है, उसके आस-पास पहुँचना है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है। नोबेल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, यानी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखते हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट करके रखते हैं। तो हाइड्रोजन भी चाहेगा कि मैं भी अपने नियरेस्ट जो नोबेल गैस है, तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबेल गैस कौन-सी है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, यानी हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो हाइड्रोजन भी चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट में ड्यूप्लेट्स कंप्लीट हो। ड्यूप्लेट कंप्लीट हो का मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। ये तो दे नहीं सकता ना, ना ले सकता है, तो ये क्या करेगा? बात करेगा इससे। बोलेगा देखो, काम करते हैं, तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, ठीक है? इसको डॉट से रिप्रेज़ेंट कर दो, इसको क्रॉस से कराता हूँ और इसको बोलेगा तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो। तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देते हैं। तो होगा क्या? इस वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, इस वाले हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया देखो। इन्होंने एक-एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? शेयर कर दिया, बस क्या बन गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? आया समझ में? एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। मैं बात करता हूँ अ, H2O, H2O मॉलिक्यूल्स की, ठीक? H2O का देखो, हाइड्रोजन का भी मैंने तुम्हें बताया एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1 आएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 6। यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाया, के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक-एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसके दूसरा हाइड्रोजन इसका आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब होगा क्या? आपस में बातचीत होगी। ये बोलेगा ऑक्सीजन देखो भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक काम करते हैं ना, तुम अपने इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करवा दो। ठीक है, कर लेते हैं। फिर हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है भाई तुमने अगर शेयर किया तो हमें भी शेयर करवाते हैं। हम भी शेयर करेंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से क्या बन जाएगा मेरे पास? H सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से H2O का स्ट्रक्चर होता है। ठीक? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कि कैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है देखो, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। एक और एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ, एक और एग्ज़ाम्पल क्लोरीन की, इसके एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सबसे पहले? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कितना होता है? 17 कैसे लिखेंगे इसे हम? 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका कैसे हम बनाएँगे देखो, क्लोरीन लिखा, कितने क्लोरीन है हमारे पास? 2, एक क्लोरीन यहाँ लिखा, दूसरा क्लोरीन यहाँ लिखेंगे। आफ्टर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इसको हम दिखा देते हैं डॉट से, ठीक है? ये, ये एंड दिस। तो अब क्या होगा? इन दोनों की आपस में क्या होगी? देखिए भाई साहब देखो बात करते हैं, ये दोनों आपस में बात करेंगे और बोलेंगे हम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो करते हैं इसको बीच में रख लेते हैं। ठीक है भाई, बीच में रख लेते हैं। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब क्या होगा इन दोनों के बीच में? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्ज़ाम्पल है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है? अब बात करते हैं हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। नाम में लिखा है डबल डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा आपको। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 6 यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है मेरे पास? 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं बच्चों 1, 3, 4, 5 ये एक ऑक्सीजन के बारे में है। दूसरा ऑक्सीजन भी होगा 1, 3, 4 एंड 5, 6 अब होगा क्या? इनके बीच में वही इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये क्या करेगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और इस तरीके से इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं। तो O डबल बॉन्ड O ये हमारे बना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। थर्ड हम बात करते हैं बच्चों, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन-सा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट इसमें क्या होगा? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2 मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ? एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्रोजन लिखा 5 इलेक्ट्रॉन 1, 3 एंड ठीक है। तो दूसरा नाइट्रोजन होगा उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके। होगा क्या? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। ये क्या करेगा? इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयर करेगा, लेगा नहीं शेयर करेगा। और दूसरा नाइट्रोजन भी क्या करेगा? इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या बना देगा? N ट्रिपल बॉन्ड N यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इनके बीच में कितना? 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ठीक है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया अभी तक जो मैंने पढ़ाया? तो हमने देखा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है? तो वही इस पेज में वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि हाइड्रोजन कैसे इलेक्ट्रॉन करता है, ऑक्सीजन कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, नाइट्रोजन कैसे इलेक्ट्रॉन ठीक? तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन किस-किस रूप में प्रेज़ेंट होता है बच्चों? द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन के कैसे-कैसे फॉर्म्स प्रेज़ेंट हैं? कौन-कौन से फिज़िकल फॉर्म कार्बन का प्रेज़ेंट है? कौन-कौन से हैं? उन्हीं को कहते हैं हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम, किसी भी एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के बेसिकली हमें 3 एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं। कौन-कौन से? एक है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन 360 इसका फॉर्मूला होता है। वो तो क्या है डायमंड्स और ये सबको पता है डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है। तो जो डायमंड जो होता है, इन डायमंड each carbon atoms is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid three-dimensional structure। कार्बन में डायमंड में क्या होता है? डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक कार्बन जो है ना ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 4 कार्बन से अटैच है। 1, 3 हर एक कार्बन किससे अटैच है? 4 अदर कार्बन से अटैच है। इस तरीके से एक क्या बनाते हैं? एक रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या बच्चों देखो, कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट नहीं है क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कार्बन 4 अलग-अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसीलिए डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये पॉइंट मैं आगे बताऊँगा अभी आपको। दूसरा देखो इन ग्रेफाइट each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom in the same plane giving a hexagonal array। तो होता क्या है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन की बात करते हैं देखो, एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो इस तरीके से हर एक कार्बन जुड़ा है और हेक्सागोनल एरे बना रहे थे। कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर सेम प्लेन पे। फिर दूसरी प्लेन है, यहाँ पे भी सेम प्लेन पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, तो देखो ध्यान से एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो these two different structure these two different structure result in diamond and graphite having very different physical properties और even though their chemical properties are same। अब chemical property सेम क्यों है? क्योंकि ये कार्बन से मिलके बने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि डायमंड के अंदर डायमंड कैसे फिजिकली डायमंड के अंदर देखो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था और ग्रेफाइट में 1 कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हें पता है डायमंड जो होता है वो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज द स्मूथ एंड स्लिपरी।
डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? डायमंड है। और ग्रेफाइट कैसा होता है तुम्हें पता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है? ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी बताया था मैंने। व्हाइल ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बच्चों। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है। क्यों है? अभी मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होते हैं इसमें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। एक और होता है बच्चों, फ्लोरीन्स form another class of carbon allotropes. The first one of the identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of football. देखो फुटबॉल का शेप दिख रहा है ये पूरा, ये एक कार्बन का ही क्या है? एलोट्रॉप्स है, ठीक है? Since this looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fury, तो इन्हीं के नाम पे इस कंपाउंड का नाम रख दिया गया बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक जो मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया है वो सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है?